बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम का सबक नंबर 10 कुर्तबा का काजी का मुतालिया कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका जिसमें मुसन्नफ़ का तारुफ़ और सबक का तारुफ़ बताया गया। दूसरे लेक्चर में हम बाकायदा ड्रामा शुरू करते हैं। ये इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। मुख्तसर सा दोहरा दूँ, जिसमें मुसलमानों के मिसाली अदल इंसाफ को बयान किया गया। अगरचे ये एक अंग्रेज़ी ड्रामे का तर्जमा है, लेकिन बाकमाल तरीके से उन्होंने इसको तसनीफ़ का दर्जा दे दिया। बकायदा शुरू करते हैं जिस तलबा। ये 9 सफ़ात पे, हर सफ़े की अलग अलग तकसीम की, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। सबसे पहले इस ड्रामे के किरदार समझिए। काजी, मैंने पहले लेक्चर में अर्ज़ की थी, काजी जज जो इस्लामी कानून के मुताबिक फैसले दे उसको काजी कहते हैं, जिनका नाम है याहिया बिन मंसूर, काजी हैं, जज हैं। उनका एक बेटा है ज़ुबैर, जो अच्छे किरदार का हामिल इंसान है, नेक सूरत है, नेक सीरत है। अपने सीरत और किरदार की वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तीसरा किरदार है हलावा, जो ज़ुबैर की दाइया है। दाइया से मतलब ये कि जिसने पाला ज़ुबैर को। ज़ुबैर की वालदा ज़ुबैर को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई, तो हलावा ने माँ की तरह पाला, लिहाजा ज़ुबैर भी माँ की तरह इज़्ज़त करता है और हलावा भी ज़ुबैर से बेटे की तरह ही प्यार करती है। अगला किरदार है जी अब्दुल्ला, एक खानाजाद। खानाजाद यानी घर का पुराना मुलाजिम। जब घर के पुराने मुलाजिम होते हैं तो वो एक तरह के घर के मेंबर का दर्जा पा जाते हैं, तो ज़ुबैर भी उनको वालिद का ही एहतराम देता है और अब्दुल्ला भी उनको बेटे की तरह ही चाहता है। तो ज़हन में रखिएगा, हलावा और अब्दुल्ला दरअसल दोनों मुलाजिमीन हैं, लेकिन उनकी हैसियत ज़ुबैर के लिए वालिदैन जैसी ही है और वो भी ज़ुबैर को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करते हैं। फिर इसमें नाज़र अदालत के 4 अफसर हैं। नाज़र यानी स्टाफ, कोर्ट का स्टाफ यानी जज की अदालत का स्टाफ। तो ये चंद बुनियादी किरदार हैं। कहानी अजीज तलबा मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका, मुख्तसर सा दोहरा दूं। ज़ुबैर के घर एक मेहमान ठहरा हुआ है, काजी के घर, और वो अजनबी उस शहर की एक लड़की से मोहब्बत कर बैठता है जिसको ज़ुबैर भी चाहता है, और वो लड़की मोहब्बत भरा खत अजनबी को लिखती है। अजनबी वो खत ज़ुबैर के सामने पढ़ता है। ज़ुबैर इश्ताल में आकर, गुस्से में आकर उसका कत्ल कर देता है। मैंने पहले लेक्चर में तफसील से बताया कि कानून के मुताबिक अगर मकतूल गुस्सा दिलाए और कातिल बगैर किसी मनसूबाबंदी के पहले इख्तियारी के कत्ल कर दे तो कानूनी ये कत्ल काबिल माफ़ी होता है। लिहाजा शहर के लोग समझते हैं कि ज़ुबैर का गैरत में किया गया कत्ल काबिल माफ़ी है, लेकिन ज़ुबैर का अपना बाप जज है, वो ये समझता है ज़ुबैर मुजरिम है, उसने जानबूझ के कत्ल किया है उस लड़की की मोहब्बत को पाने के लिए। लिहाजा काजी अपने बेटे को फांसी की सज़ा का फैसला सुना देते हैं। ये ड्रामा उस दिन के बारे में है जिस दिन फांसी दी जानी थी। शहर के लोग पूरी मनसूबाबंदी करते हैं कि इसको फांसी से बचा लिया जाए, मगर काजी अपने फैसले पर कायम है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए। अब ये कश्मकश चल रही है। अब्दुल्ला शहर के लोगों से मिलकर मनसूबाबंदी करता है कि कोई भी शख्स फांसी नहीं देगा ज़ुबैर को। अब्दुल्ला को पूरी उम्मीद है कि ज़ुबैर बच जाएगा। यानी यूं समझिए कि इसमें अब्दुल्ला अलामत है उम्मीद की। यहां अब्दुल्ला का मतलब उम्मीद, वो पर उम्मीद है ज़ुबैर बच जाएगा। दूसरी तरफ हलावा है, वो एक समझदार खातून है, दूरअंदेश है। वो ये जानती है, समझती है कि काजी जो फैसला कर लेता है फिर वो पत्थर पे लकीर होता है, अपने फैसले को नहीं बदलता। हलावा नाउमीद है, वो मायूस है, वो समझ रही है कि ज़ुबैर को फांसी लग जाएगी। तो यह यूं समझिए कि ये किरदार हलावा और अब्दुल्ला नहीं है। हलावा अब्दुल्ला यहाँ अलामत है उम्मीद की और हलावा अलामत है मायूसी की। ये पहले 3 सफ़ों में जो अब्दुल्ला और ज़ुबैर में मुकालमा होता है, बाहम गुफ्तगू होती है, वो दरअसल अब्दुल्ला और ज़ुबैर में नहीं है, बल्कि उम्मीद और नाउमीदी में गुफ्तगू है। एक तरफ उम्मीद है कि ज़ुबैर को बचा लिया जाएगा, एक तरफ मायूसी है कि उसको नहीं बचाया जा सकेगा।
اور یہی اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے. کلائمیکس تجسس آخری لمحے تک برقرار رہتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. پہلے صفحے میں منظر بیان کیا گیا. ابتدا میں غرناطہ میں قاضی کے مکان کا ایوان، اس کا منظر بیان کیا گیا. غرناطہ وہ شہر جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، بڑا شاندار شہر تھا، بڑا پرشکو شہر تھا. آپ نے سال اول میں بھی اس کو پڑھا ایک سبق میں. پہلے ابو القاسم زہراوی میں اس کے نشان شوکت. اسی شہر کی بات ہو رہی ہے. ایوان کہتے ہیں بڑا کھلا کمرہ جو چاروں سے بند نہ ہو، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے ایک طرح کا کمرہ عدالت. یعنی نیچے منظر نگاری سمجھیے کمرہ عدالت ہے، اس کے اوپر بالائی کمرے میں قاضی کی رہائش ہے. قاضی کی جو رہائشی کمرہ ہے، سامنے کھڑکی کھلتی ہے جہاں سے شہر کا منظر واضح نظر آتا ہے. وہاں ایک سامنے تنگلی نظر آتی ہے، وہاں سلاخیں ہیں یعنی جیل. قاضی کے کمرے سے سامنے جیل کا منظر نظر آتا ہے. بالائی منزل پر قاضی رہتا ہے، نچلی منزل پر کمرہ عدالت ہے جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. نیچے اندھیری گلی ہے، اس میں منظر کشی کی گئی ہے. بڑی میز ہے. بڑی میز گھروں میں نہیں ہوتی، دفاتر میں ہوتی ہے، یعنی عدالت کی منظر کشی ہے. شمعدان ہے، بینچ پڑے ہیں، چند کرسیاں ہیں جو نشاندہی کر رہی ہیں کہ کمرہ عدالت ہے. صبح کا دھندلکا ہے، یعنی صبح ہوا چاہتی ہے. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ عبداللہ شمع گل کرتا ہے، 3 شمع. اس کا مطلب ہے رات ختم ہو چکی، دن شروع ہو رہا ہے. حلاوہ آہ بھرتی ہے. یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جب زبیر، جس کو اس نے بیٹے کی طرح پالا تھا، آج سولی دی جانی ہے، پھانسی دی جانی ہے. لہٰذا وہ کہتی ہے کہ کیسی کالی صبح، لفظ بولتی ہے کالی صبح. اس پر عبداللہ شدید احتجاج کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کالی صبح نہیں ہوگی، زبیر کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو بچا لیا جائے گا. تم ایسی نحس اور منوس باتیں اپنے منہ سے نہ نکالو. تو اس طرح سے شروع ہوتا ہے. ابھی آپ کو بتایا حلاوہ کی افسردگی ہے، دکھ ہے کہ زبیر کو پھانسی دی جانی ہے. عبداللہ کا شمع گل کرنا حلاوہ کے لیے یہ کالی صبح ہے، لیکن عبداللہ ایسا نہیں سمجھ رہا. میں نے بھی آپ کو عرض کی، اس میں عبداللہ علامت ہے امید کی، جبکہ حلاوہ یہاں علامت ہے نا امیدی کی. یہ عزیز طلبہ پہلا صفحہ جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 59 ہے، یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. آپ کی آسانی کے لیے ہر صفحے کو الگ الگ بیان کر دیا گیا تاکہ سمجھنا آسان ہو. یہ جو نکات بیان کیے گئے ان کو آپ مختصر بیان کر دیں تو یہ بہترین خلاصہ تیار ہو جاتا ہے. مزید مختصر کر دیں تو یہ اس سے آپ کا سباق بن جاتا ہے. انہی کو آپ ذرا تفصیل سے لکھ دیں گے تو تشریح بن جائے گی. یہ وہ نکات ہیں جو آپ نے تشریح کرتے وقت مارکر سے نمایاں کرنے ہیں. بڑھتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف، اس ڈرامے کے اور کتاب کے صفحہ نمبر 60 کی طرف، جس میں بتایا گیا ہے کہ کالی صبح کہنے پر عبداللہ کا احتجاج. عبداللہ حلاوہ سے احتجاج کرتا ہے کہ اس کو کالی صبح کیوں کہا جا رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا، مگر حلاوہ کے ذہن میں خدشات ہیں. حلاوہ یہ سمجھتی ہے کہ قاضی یقیناً ہر شکل میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرائے گا. اس کے بعد علمتا بیان ہوا، آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، حلاوہ کو زبیر کے سولی پانے کا یقین. حلاوہ کو یقین ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، وہ نہیں بچ سکے گا. لیکن دوسری طرف عبداللہ ہے جس کو یقین ہے کہ بچا لیا جائے گا. عبداللہ کو زبیر کے بچا لینے کا یقین ہے کہ اس کو بچا لیا جائے گا. میں نے آپ سے بھی عرض کی کہ یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ عبداللہ اور حلاوہ کے درمیان نہیں ہے. یہ دراصل امید اور نا امیدی کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے، ایک کشمکش چل رہی ہے. اس کے بعد اس صفحے میں بیان کیا گیا اہلیان شہر کے زبیر کو پھانسی سے بچانے کے اقدامات. آپ کو پہلے عرض کر چکا، شہر کے لوگوں نے ایک پوری منصوبہ بندی کی ہے کہ کوئی شخص زبیر کو پھانسی نہیں دے گا. کسی دوسرے شہر کے بندے کو بھی روک دیا جائے گا پھانسی دینے سے. نتیجہ یہ ہوگا کہ قاضی مجبور ہو کر زبیر کو چھوڑ دے گا.
मुकम्मल मनसूबा बंदी कर चुके हैं वो उसको बचाने के लिए एक तरफ, मगर दूसरी तरफ हलावा है जो साहिब बसीरत खातून है। हलावा ये बयान करती है, हलावा का चश्मे तस्वुर में जुबैर की लाश देखना, वो कहती है मैं तस्वुर में देख रही हूँ कि जुबैर को फांसी दे दी गई है, क्योंकि उसको यकीन है कि नहीं बच सकता। अगर वो कहती है उसको ज़रा भी उम्मीद होती जुबैर के बचने की तो कभी वो ये बात मुंह से न निकालती, लेकिन उसको यकीन है कि जुबैर को नहीं बचाया जा सकेगा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ हमारा दूसरा सफ़ा मुकम्मल होता है। आगे किताब अपने सामने रखिए ताकि आपको समझना आसान हो। आगे सफ़ा नंबर 61 यानी तीसरे सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया हलावा की मायूसी की वजह। हलावा क्यों मायूस है? हलावा समझती है कि काजी ने उसको फांसी की सज़ा तजवीज़ की है, क्योंकि काजी ये समझता है कि इसने जुर्म किया है, उसने मुजरिम की वजह से सज़ा दी है, और कुछ भी हो किसी भी शक्ल में काजी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। अब यहां अज़ीज़ तुलबा बहस होती है हलावा और अब्दुल्ला में। अब्दुल्ला कहता है कि उसका जुर्म क्या है, उसने तो कोई जुर्म नहीं किया। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को इश्ताल दिलाया जाए और वो कत्ल करे तो काबिल माफ़ी होता है, लिहाजा जुर्म नहीं किया। मगर हलावा कहती है उसने जुर्म किया है, उसने कत्ल किया है, मोहब्बत की खातिर कत्ल किया है। अब्दुल्ला बहस करता है कि ठीक है कत्ल तो किया है, लेकिन मकतूल का जुबैर को इश्ताल दिलाना, उसने गुस्सा दिलाया था, प्रोवोक किया था। एक अजनबी को हक नहीं पहुंचता था कि दूसरे शहर में आके वहां लड़की से प्यार मोहब्बत का इजहार करता फिरे। उसने गलत काम किया, एक ऐसा काम किया जो हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे समाज और रिवायात के खिलाफ था, लिहाजा उसका कत्ल होना बनता था। जुबैर ने ठीक कत्ल किया। ये बहस हो रही है अब्दुल्ला और हलावा में। तो अब्दुल्ला कहता है कि इश्ताल दिलाने पर जो कत्ल है वो नाकाबिल सजा है। मैंने पहले लेक्चर में आपसे तफसीली अर्ज की थी, अगर आपने समात नहीं किया समात कर लीजिएगा, उसमें तफसीली बताया था कानून इस्तस्ना, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन ये होती है या इस्तस्ना ये होता है कि एक असूल सब पे लागू हो, लेकिन कुछ लोगों को बरी कर दिया जाए, मुबर्रा कर दिया जाए, छूट देती जाए। कानून में बहुत सी शक्लें ऐसी हैं जिनमें किया गया जुर्म काबिल सजा नहीं होता, उसको मुस्तस्नियात कहते हैं या इस्तस्ना कहते हैं। तो शहर के लोग उस इस्तस्ना की बुनियाद पर उसको बेकसूर समझ रहे हैं। अजनबी का गैर शरीफाना तर्ज अमल, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि उस जमाने में यह रिवाज नहीं था कि दूसरे मुल्क, कौम और कबीले की लड़की से मोहब्बत की पीकें बढ़ाई जाए, लिहाजा उसका तर्ज अमल कतई शरीफाना नहीं था। सो जुबैर ने कत्ल किया तो ठीक किया। दियारे गैर में अजनबी खानदान की लड़की को उसने वरगलाया था, जिस पर जुबैर गुस्से में काबू ना रख सका। जुबैर का इजहार मोहब्बत ना करना। अब अज़ीज़ुल भाई यहां बात समझें, थोड़ा कसूर जुबैर का भी था। देखिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, जुबैर अच्छे किरदार का नौजवान था, खूबसूरत भी था, खूबसूरत भी था। अगर वो उस लड़की से मोहब्बत का इजहार कर देता तो वो लड़की यकीनन जुबैर से मोहब्बत करने लगती। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है, वो लड़की नहीं जानती कि जुबैर मुझे चाहता है, लिहाजा वो अजनबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। या जुबैर कम से कम अपने वालिदैन को ही बता देता, वो रिश्ता मांग लेते, वो उसकी मंगेतर बन जाती, तो ये कत्लो गारत ना होती। इसमें कहीं थोड़ा जुबैर का कसूर था कि उससे मोहब्बत का इजहार ना किया। वो शेर ज़हन में आया, शायर कहता है कि उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, कट गई उम्र हमें प्यार न करना आया। तो कुछ ऐसी कैफियत जुबैर की थी। एक शख्स कत्ल हो जाता है, एक पर फांसी की सज़ा हो जाती है। अगर जुबैर मोहब्बत का इजहार कर देता तो ये कत्ल गारत ना होती। लेकिन क्या किया जाए, औरत हमेशा से ही बाइस तनाज़ा रही है। औरत हसीन भी हो और ज़हीन भी हो तो बहुत से फितने जन्म लेते हैं। सियाने कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे
ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے، ہر ناکام مرد کے پیچھے کم از کم 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ایک مرد کی کامیابی اور ناکامی دونوں ہی عورت کی مرہون منت ہے۔ یہاں بھی آپ محبت کے کرشمے دیکھیں، ایک مر گیا، ایک کو پھانسی ہو گئی، ایک خاتون کی محبت میں۔ بہرحال زبیر اس اجنبی کا قتل کر دیتا ہے، غصے میں آ کر معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، بلکہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے، ایک طرف قاضی ہے جو آج کے دن اس کو پھانسی دینے کا حکم دے چکا، اپنے فیصلے پر عمل کرانا چاہ رہا ہے، ایک طرف عوام ہیں جو اس کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا چوتھے صفحے سے آپ سے اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔